आपके फैसलों पर ही आपकी सफलता या असफलता निर्भर करती है। वो फैसले चाहे आपके व्यक्तिगत जीवन के हों या व्यवसायिक जिंदगी के हों, समय पर लिया गया गलत फैसला आपको गलत में पहुंचा देता है और सही फैसला आपको बुलंदियों पे पहुंचा देता है, विनर बना देता है। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं विनर्स विद रविंद्र गौतम सीजन 2। मैथमेटिक्स में एक और एक दो होते हैं, लेकिन दो व्यक्तियों का आपस में मिलना और एक दूसरे की स्ट्रेंथ को आपस में साझा करना, एक दूसरे की वीकनेस को समझना, एक दूसरे की नीड और एक्सपेक्टेशंस को प्रॉपर्ली एड्रेस करना और सबसे बड़ी बात, दोनों की एक ही मंजिल होना, एक और एक 11 कहलाते हैं। और आज इस एपिसोड में ऐसी ही दो शख्सियतों, अशोक अग्रवाल, चेयरमैन ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड, और यशपाल मेहंदीरत्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड से आपको हम रूबरू करवा रहे हैं। सन 1982 में सीए की पढ़ाई कंप्लीट कर दोनों ने एक साथ अपनी सीए फर्म की नींव रखी, छोटी पूंजी और बड़े इरादों के साथ। यहीं से शुरू हुआ एक कामयाब सफर का आगाज। सोच से निर्णय और निर्णय पर अटल विश्वास से अपने कर्म क्षेत्र पर रची कामयाबी की एक नई दास्तान, और 1992 में ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड की स्थापना कर शेयर ट्रेडिंग बिजनेस की शुरुआत की। कदम से कदम मिलाकर दोनों ने कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छुआ और अब नई जनरेशन कामयाबी की इन ऊंचाइयों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने को तैयार है। बिजनेस हो या जिंदगी का सफर आसान नहीं होता, लेकिन दोस्त का हाथ और परिवार का साथ हो तो मंजिल मिल ही जाती है। फैमिली की इसी एक्टिव पार्टिसिपेशन का नतीजा आज ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड 1200 प्रोफेशनल्स की टीम के साथ देश की सबसे बड़ी क्लियरिंग फर्म है। अशोक जी और यशपाल जी, आप दोनों का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद गौतम जी। ये प्रोग्राम अशोक जी, जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके बीच में काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि वो लोग इस प्रोग्राम के मार्फत से वो सीखते हैं कि कैसे आप जैसी जो शख्सियत हैं कैसे सक्सेसफुल हो रही हैं, कैसे सफलता को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रोग्राम में हम हमेशा यहाँ पे आए हुए अतिथियों से एक सिग्नेचर क्वेश्चन करते हैं, आपकी शुरुआत किन परिस्थितियों में और कितनी पूंजी से और कब हुई? देखिए, हमने सीए किया, तो सीए जब हम कर रहे थे, मैं और यशपाल जी, हम दोनों उस टाइम पे मिले। और जब हमने सीए कंप्लीट किया 1982 में, हमने डिसाइड किया अपनी सीए की प्रैक्टिस करने के लिए। तो हमने सीए की फर्म बनाई और अपनी सीए की प्रैक्टिस शुरू करी। तो सीए की प्रैक्टिस के लिए जो पूंजी चाहिए थी, आई एम फ्रॉम ए वेल टू डू फैमिली, तो ऐसे ही यशपाल जी भी फ्रॉम ए वेल टू डू फैमिली। हमारे पेरेंट्स ने इनिशियल पूंजी हमें दे दी, तो हमने ऑफिस खरीदा और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। सीए आपने कौन से ईयर में किया था? 82 में, 1982 में। जो आपने कहा कि हमें इनिशियल पूंजी पेरेंट्स ने दे दी, तो इनिशियल पूंजी क्या थी? इनिशियल पूंजी मेरे को अभी ध्यान नहीं है, पर $1-2 लाख रुपए थे। लेस देन 1 लाख। लेस देन 1 लाख। यस, सीए के हम जब शुरू किया तो हमारी 1 लाख के लगभग पूंजी लगी उसमें ऑफिस की फर्निशिंग कराई और ऑफिस को लीज पे लिया। तो उसके बाद आप लोगों ने 82 में प्रैक्टिस मतलब सीए कंप्लीट की और वहीं से आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो जब आपने प्रैक्टिस शुरू की, तो हम मतलब एक चीज़ पार्टनरशिप जब आप लोगों ने की, तो हम लोग ये देखते हैं कि अपनी लाइफ में ये देखा जाता है कि जब विवाह होता है, मैरिज होती है, शादी होती है, तो गुण मिलान किए जाते हैं, कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं। तो आप दोनों ने ऐसी क्या कुंडली मिलाई, ऐसे क्या गुण मिले आप लोगों को, ऐसा क्यों लगा कि आप दोनों लोग एक साथ बिजनेस कर सकते हैं और एक ही प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं? हमने दोनों ने साथ साथ सीए किया। जब आप सीए करते हैं साथ साथ और साथ साथ पढ़ते हैं, आपका इंटरेक्शन होता है, तो आपकी जो वाइब्रेशंस होती है एक दूसरे के लिए, जो कहते हैं ना दिल की आवाज़ जी, तो एक दूसरे को जो पार्टनर बनाया वो दिल की आवाज़ पे, वाइब्रेशंस के ऊपर बनाया। बेसिकली एक दिल की आवाज़ थी, दोनों की आपस में मिल गए। इसमें कोई बहुत सोची नहीं हुई है। मिले पढ़ते टाइम दोनों को लगा एक जैसे हैं, तो शुरू कर दिया। मेरे पेरेंट्स तो जैसे बिलासपुर में रहते थे, इनके पेरेंट्स यहाँ रहते थे, तो मैं इनके घर पे गया एक बार, तो वहाँ भी इनके पेरेंट्स से मिला, उनका आशीर्वाद लिया, तो देन वी स्टार्टेड इट। तो वहाँ से शुरुआत कर दी। तो कुछ ऐसा लगा आप लोगों ने जब शुरुआत की कि भाई
इनमें ये गुण है, एक्स्ट्रा है, इसमें मेरे अंदर कमी है, डिफिशिएंसी है, कि अगर हम दोनों लोग साथ मिलके काम करेंगे तो हम कुछ ज़्यादा बेटर और बड़ा कर पाएंगे? बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं किया। क्या होता है, एक साइलेंट एनालिसिस व्हेन यू आर यंग, तो एक साइलेंट एनालिसिस हो जाता है। आप इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को लाइक करते हैं। बिजनेस डिसीजन था तो कुछ बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपकी जो कंपनी है ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड, इसमें बेसिकली किस तरह का काम होता है, क्या क्या सर्विसेज आप लोग प्रोवाइड करते हैं? देखिए, ग्लोब कैपिटल मार्केट के अंदर हम शेयर ब्रोकर्स हैं, तो हम वी आर मेंबर ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हमारी सब्सिडरी के अंदर मेंबर ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज, MCX, NCDX, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट हैं, CDSL, NSDL के। हम क्लियरिंग मेंबर हैं, हमारी एक NBFC कंपनी है, तो दिस इज़ पार्ट ऑफ द ग्रुप। और PMS है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जहाँ पर कि हम फंड मैनेज करते हैं। हमारे पास काफ़ी अच्छी कंप्लायंस टीम भी है, हमारे पास रिसर्च टीम भी है, रिस्क टीम भी है, रिस्क टीम भी है, सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें हेल्प करते हैं। सॉफ्टवेयर्स हम लेते हैं, उनको भी एडवाइस करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर ले लीजिए, ऐसा कर लीजिए। यानी कि किसी भी तरह की उनको सर्विस की, चाहे रिस्क मैनेजमेंट की बात हो, चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे फाइनेंशियल कंसल्टेशन की बात हो या सपोर्ट करना हो, तो वो आप लोगों की कंपनी करती है। और आपके बारे में अशोक जी, मैंने पढ़ा कि आप DSC के चेयरमैन रहे और यंगेस्ट चेयरमैन रहे, आई थिंक शायद 34 इयर्स की एज में रहे। यस। तो ये इतिहास कैसे बना और कैसे मतलब आपका चुनाव हुआ, उसमें कैसे एक्सेप्टेंस मिली? देखिए, हम मेंबर बने DSC के अंदर और विद इन 1 ईयर ऑफ बिकमिंग द मेंबर हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, जहाँ पर कि आप डायरेक्टर सेलेक्ट करते हैं, मेंबर इलेक्ट करते हैं डायरेक्टर को। तो डायरेक्टर मैं इलेक्ट हुआ। उसके बाद 17 मेंबर का बोर्ड होता है, जिसमें 8 इलेक्टेड डायरेक्टर थे, 8 गवर्नमेंट नॉमिनीज होते थे और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता था। उन सब ने मिलके यूनानिमस मेरे को इलेक्ट किया। अब वो तो मेंबर्स जो डायरेक्टर्स थे, उनका विश्वास है कि एक नए आदमी को, एक इतने यंग आदमी को उन्होंने अपना प्रेसिडेंट बनाया, चेयरमैन बनाया। ऐसी क्या क्वालिटी देखी उन लोगों ने आप में? क्वालिटी, अब मैं अपनी बड़ाई खुद क्या करूं, पर नहीं, बट फिर भी जानना चाहते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि प्रोग्राम जो है बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के बीच काफ़ी लोकप्रिय है, तो वो सीखते हैं इससे। तो जैसे कि पहले फ्लोर पे ट्रेडिंग होती थी जी, तो ट्रेडिंग के अंदर आप उनको बिड और आस्क करते थे, आप उनको बोलते थे कि ये मैंने शेयर इतने में लिया या इतने में बेचा। तो अगर मैंने कभी कहा कि ये शेयर मैंने इतने में बेचा या इतने में ये शेयर लिया, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं उस बात को एक बार जो बोल दिया उस पर कभी उस चीज़ को हरदम ऑनर किया, तटस्थ रहे। हाँ, तो कमिटमेंट। दूसरा विजन। सो व्हेन यू इंटरेक्ट विद मेंबर्स, तो उनको आप बात करते हो तो उनको पता लगता है कि भी आपको समझ है। दैट इज ऑल्सो, तो उस वजह से उनका मेंबर्स का विश्वास बना और बना। और थोड़ा लक फैक्टर भी रहता है। मतलब इन सब होने के बाद भी यू हैव टू बी लक्की टू बी सक्सेसफुल टू अचीव एनीथिंग। कंप्यूटराइज सिस्टम आया BSc के अंदर, वो आपने उसमें वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि जैसे अभी अभी आपने कहा कि भाई पहले वो बोली लगती थी, बट वो जो आपने इंट्रोड्यूस किया, तो ऐसा क्या विज़न, कहाँ आपने देखा कि हम इसमें कंप्यूटराइज सिस्टम ला दें तो चीज़ें ईजी हो जाएं, वो थोड़ा सा बताएं उसके बारे में। देखिए, पहले तो फ्लोर बेस्ड ट्रेडिंग होती थी, तो जिसके अंदर की फ्लोर पे लोग बोल बोल के सौदे करते थे। उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया, जो कि कंप्यूटराइज एक्सचेंज था। तो बाकी एक्सचेंजेस के लिए इट वाज ए क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल, अगर आप कंप्यूटराइज नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो हमने DSC में कंप्यूटराइज किया और काफ़ी कम टाइम में कंप्यूटराइज किया और काफ़ी सक्सेसफुल रहा हमारा कंप्यूटराइजेशन। तो आप तकरीबन कितने साल चेयरमैन रहे? मैं 3 टेन्योर चेयरमैन रहा। तो जाहिर सी बात है, जो आपकी ग्लोब कैपिटल मार्केट है, तो उसको, उस काम को कौन देखता था? जाहिर सी बात यशपाल जी देखते होंगे। तो क्या जो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये देखते थे, या आप दोनों के साथ कैसे क्या कहते हैं कि जजमेंट करते थे? इसके बारे में बोलता हूँ। अशोक जी ने जो काम किया एक्सचेंज में, इन्होंने जो एक नॉर्मल एम्प्लॉय काम करता है उससे भी डबल काम किया है। ही वॉज नॉट लुकिंग एनीथिंग एट ऑफिस। सारा काम ऑफिस में मुझे देखना पड़ता था, और ये सारा पूरा काम अपना पूरा डिवोशन एक्सचेंज को करते थे। मतलब इन्होंने ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड एक तरह से छोड़ दी थी कि भाई आप देखो। ही वॉज वर्किंग ओनली फॉर एक्सचेंज।
तो ऐसा नहीं लगा कि अगर मान लीजिए मैं अपनी कंपनी को नहीं देखूंगा या अपनी कंपनी को समय नहीं दूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी उस रफ्तार से जो ग्रो कर रही है वो ना करे? तो वही जो आपने शुरू में कहा 1 और 1 11 होते हैं, तो वहीं पे वो प्रूव हुआ कि 1 और 1 11 होते हैं। और जो ट्रस्ट था, जो एक दूसरे के लिए आप कह सकते हैं स्टैंड फॉर यू, तो वो उस टाइम पे बिल्कुल नज़र आया। बिकॉज मैं अगर एक्सचेंज में बिजी था, यशपाल जी पीछे पूरी कंपनी को संभाल रहे थे, तो मेरे को कोई सोचने की ज़रूरत नहीं थी। यानी कि जो पॉजिटिव वाइब्स आई थी कि एक साथ काम किया जा सकता है, तो वहाँ पे उस वक्त उस दौर में दिखाई दिया कि हाँ नहीं, हमारा डिसीजन सही रहा। तो बिल्कुल कभी सही है। यशपाल जी आपको ऐसा उस दौरान लगा नहीं कि 3 साल में तक जो आप इनका टेन्योर रहा कि भाई ये तो सारा वहीं समय दे रहे हैं और सारा का सारा काम कंपनी का मुझे करना पड़ रहा है, मेरे ऊपर बर्डन आ गया, कभी तो मन में आया होगा? सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन ये थी, ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे एक्सचेंज के लिए, दैट वाज द मेन थिंग। तो अपना काम तो स्मूथ चल ही रहा था, उसमें मैं देख सकता था। मैं शुरू से ही हार्ड वर्किंग रहा हूँ और मुझे बहुत शौक़ रहा है काम करने का, क्योंकि जब से मैंने अपना शुरू किया है करियर, मैं तो अगर कॉलेज में भी जाता था तो मैं उसके बाद दुकान पे बैठता था, पढ़ाई करने के बाद भी एनी टाइम मैं कभी खाली नहीं बैठा हूँ। अच्छा, कभी खाली नहीं बैठा, तो उससे मुझे शौक़ था काम करने का। ये तो 24 घंटे भी काम कर लेते हैं। हम नॉर्मली देखते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स लाइफ होती है, कभी भी किसी का ग्राफ मैंने देखा है, मतलब इतने सारे इंटरव्यूज इस सीरीज़ में किए, सीज़न 1 में भी और 2 में भी, किसी का भी ग्राफ मैंने ऐसे नहीं देखा कि सबका सीधा गया हो। कहीं ना कहीं चले हैं, हर्डल्स आई हैं, चैलेंजेस आई हैं, मुश्किलात आए हैं। कभी आप लोगों को भी ऐसा कभी फेस करना पड़ा? हाँ, 92 में हर्षद मेहता के जब स्कैम हुआ, मार्केट्स काफ़ी डाउन आए। 2000 के अंदर जब केपी स्कैम हुआ तब भी मार्केट काफ़ी डाउन आए। 2008 के अंदर ग्लोबल रिसेशन हुआ तब भी मार्केट काफ़ी डाउन आए। तो जब मार्केट डाउन आते हैं तो जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री होती है, जो ब्रोकर्स होते हैं, जो मेंबर ऑफ द एक्सचेंज होते हैं, वो अफेक्ट होते हैं। पर आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है, आपको अपनी पॉलिसी स्टडी रखनी पड़ती है, आपको अपने एम्प्लॉय का इंटरेस्ट वॉच करना पड़ता है, तो आप उसमें आप उसको पार कर नहीं, लेते बट हैं। कितना इफेक्ट और किस तरह से इफेक्ट होते हैं भाई? डेफिनेटली अगर मान लीजिए मार्केट मंदा है तो काम भी मंदा हो जाता है, बट गाड़ी तो चलती रहती है। हाँ, काम मंदा हो जाता है। फिर क्या होता है, जैसे आपके एम्प्लॉयज़ हैं, मान लीजिए हमारे पास 1000 एम्प्लॉई हैं, तो 1000 एम्प्लॉई का काम आपके पास नहीं रहता है, तो आपके दिमाग में विचार आता है कि इसमें से मैं 300 एम्प्लॉई को निकाल दूं तो मेरी सेविंग हो जाएगी, 400 एम्प्लॉई को निकाल दूं तो मेरी सेविंग हो होगी। जाएगी। 2 साल तक, 3 साल तक आप उन एम्प्लॉई को, उनके लिए सफिशिएंट काम नहीं होता है, बट आप उनको सस्टेन करते हो। हमारी ये पॉलिसी रही है कि एम्प्लॉयज़ को हम कभी नहीं निकाला कभी। तो यानी कि उस मंदे दौर में जो 200, 300, 400 एम्प्लॉयज़ जिनको आपको लगा कि एक्स्ट्रा हैं, तो उनको आपने कभी बर्डन फील नहीं किया, लेकिन वो एक हम कह सकते हैं कि हाँ, तो उससे ये फ़ायदा भी रहता है, उन एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी आपकी फर्म के लिए बढ़ जाती है। उनको ये लगता है यार, जब ख़राब टाइम था तो हमें निकाला नहीं, तो जब टाइम बेटर होता है तो वो ऐसे नहीं है कि किसी ने थोड़ी सैलरी बढ़ा के उनको ऑफर कर दिया, वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। एक चीज़ बताइए यशपाल जी कि एंटरप्रेन्योरशिप में आप सबसे बड़ा चैलेंज क्या मानते हैं? किस चीज़ को सबसे बड़ा चैलेंज मानते हैं, और ऐसा क्या फैक्टर है जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है? हर बिजनेस का अलग अलग चैलेंज होता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। बिजनेस कोई भी सक्सेस करनी है, आई हैव नॉट फाइंड, मैंने कोई ऐसा भी आज तक आदमी नहीं मिला बिना हार्ड वर्क के सक्सेस हुआ हो। उसके अलावा ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब चीज़ें भी चाहिए ज़रूरी, जो कि उसके अलावा जो आप डिसीजंस लेते हैं उसमें भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप डिसीजंस सोच के ले रहे हैं, आगे का फ्यूचर सोच के ले रहे हैं, टेम्परेरी सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, परमानेंट सोल्यूशन कर रहे हैं। यशपाल जी, आपसे एक प्रश्न और, क्या सफलता का कोई शॉर्टकट होता है? कोई शॉर्टकट नहीं है। सबसे पहले ये तो हार्ड वर्क इज सबसे पहले शॉर्टकट यही है, हार्ड वर्क करो, और हार्ड वर्क से ही आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और हार्ड वर्क जो आप कह रहे हैं, तो हार्ड वर्क में आदमी कितने घंटे काम करे? मिनिमम 12 आवर्स, कम से कम 12 घंटे, मंडे टू फ्राइडे और मंडे टू सैटरडे? मंडे टू सैटरडे इनिशियली। अशोक जी, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपने 1982 में सीए फर्म की शुरुआत की, तो ये आप शेयर ट्रेडिंग के बिजनेस में ये कौन से ईयर में और कितने समय के बाद आए? ये हम 91 में आए, मतलब 82 के बाद 91 82 to 91
सीए का प्रैक्टिस किया और 91 में शेयर के बिजनेस में आए। तो ऐसी क्या घटना घटी या क्या आपको ऐसा मोटिवेशन फैक्टर मिला कि सीए का जो प्रैक्टिस छोड़ के आप सीधे ट्रेडिंग में आ गए? दो फैक्टर हुए। एक तो स्टॉक एक्सचेंज जो प्रोफेशनल्स थे उनको मेंबरशिप दे रहा था, और दूसरा जो मेरे बड़े ब्रदर हैं सुभाष जी, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया और प्रैक्टिकली फोर्स किया कि तू कर ले। उन्होंने अपनी मेंबरशिप शुरू कर दी थी और ही वांटेड टू क्रिएट ए कंपटीशन फॉर हिमसेल्फ। नॉर्मली बिजनेस में देखिए जो हम देखते हैं कि जो ग्रोथ है या जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत मतलब अगर रेशियो हम देखते हैं तो नॉर्मली 80-20 का रेशियो जो कहलाता है कि वो आता है कि 20% लोग, 15% लोग तो बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, बट 80-85% लोग बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। कोई मीडियोकर चल रहा है, कोई फेल हो जाता है। तो ऐसी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं क्या गलतियां करते हैं अपने बिजनेस में जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं? सबसे बड़ा तो यही होता है कि एक तो जो वर्किंग कैपिटल होती है, वो वर्किंग कैपिटल को अलग जगह डाइवर्सिफाई कर देते हैं, उनकी वर्किंग कैपिटल ख़राब हो जाती है। सबसे बड़े बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए आपकी वर्किंग कैपिटल अच्छी होनी चाहिए। आपकी वर्किंग कैपिटल अच्छी है, यू विल पे टाइम ऑन, सैलरी टाइम से देंगे, आपके जितने क्लाइंट्स का, कस्टमर्स का पेमेंट है वो टाइम से करेंगे, तो उससे आपकी ट्रस्टवर्दी बढ़ जाएगी। तो लोग क्या करते हैं, जैसे थोड़ा पैसा कमाया उसको डाइवर्ट कर देंगे, प्रॉपर्टी में लगा देंगे या दूसरी चीज़ों में पैसा डाइवर्ट कर देंगे, उससे उनकी जो नॉर्मल वर्किंग कैपिटल है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और फिर क्लाइंट्स को पैसा नहीं टाइम से जाता, एम्प्लॉयज़ को सैलरी टाइम से नहीं जाती, फिर वो ट्रस्ट खत्म हो जाता है। यानी कि मेजर गलती लोग अपने बिजनेस में यही करते हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल को कहीं इधर से उधर वो मोड़ देते हैं गलत दिशाओं में। हाँ, दूसरा आपने बहुत ज़्यादा लेवरेजिंग कर ली या अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन कर लिया। बहुत सारे बिजनेस इसलिए फेल होते हैं कि वो अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन कर लेते हैं, या लेवरेजिंग बहुत हाई कर ली, तो थोड़ा मार्केट में मंदी आई तो आप उसको फिर हैंडल नहीं कर सकते। अशोक जी, आजकल देखते हैं कि बहुत सारे लोग हम सुनते आ रहे हैं कि भाई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मार्केट में आ गए हैं, स्टार्टअप में पैसा लगा रहे हैं, अलग अलग वेंचर्स में पैसा लगाते हैं। तो आप उन लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं या दे सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस के लिए देख रहे हैं, कुछ लोग इस्टेब्लिश्ड होते हैं, वो भी देख रहे होते हैं अपने आप को डाइवर्सिफाई करने के लिए या आगे बिजनेस बड़ा करने के लिए, या स्टार्टअप, वो किस तरह से अप्रोच करें, किनको अप्रोच करें कि उनको इन्वेस्टमेंट मिले, और जो इन्वेस्टर है वो क्या देखता है तब जाके वो इन्वेस्ट करता है? देखिए, बिजनेस के लिए एक तो मैं ये कहूँगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। पर्सनल लाइफ में तो रहती ही है, बिजनेस के अंदर भी है। दूसरा, बिजनेस के अंदर लेकिन जो इन्वेस्टर है उसको कैसे पता लगेगा कि मैं ऑनेस्ट हूँ या नहीं? इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है तो आपके ट्रैक रिकॉर्ड को देखता है। आपसे एक दिन तो इंटरेक्ट करके नहीं करता, वो आपसे मीटिंग करता है, तो वो असेस करता है कि आप मैन ऑफ कमिटमेंट हैं या नहीं है। दूसरा, ऑफ कोर्स आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। एक आपका विजन जो है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, मतलब बहुत छोटा विजन नहीं होना चाहिए। जैसे यशपाल जी ने भी कहा, शॉर्ट टर्म मत सोचो, लॉन्ग टर्म सोचो। तो अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो आपको सक्सेस, लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है और अच्छी सक्सेस मिलती है। सो यू मस्ट हैव ए लार्जर विजन। और तीसरा, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट टू बी लार्जेस्ट और बिगेस्ट, इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू बी रिस्पेक्टेबल। जैसे कि हमारी पॉलिसी है कि हमारा ये नहीं है कि हमें सबसे बड़ा ब्रोकिंग हाउस बनना है या सबसे बड़े बिजनेसमैन बनना है, हमें बनना है हमारी कंपनी को मोस्ट रिस्पेक्टेबल कंपनी। एक सक्सेस मंत्रा हम इस प्रोग्राम में पूछते हैं, तो जो हमारे जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आप क्या सक्सेस मंत्रा देना चाहेंगे? दोनों से अलग अलग मैं जानना चाहता हूँ कि वो ऐसा लाइफ में क्या करें, क्या प्रिंसिपल अपनाएं जिससे वो अपनी लाइफ में सक्सेस मंत्रा जो एजेस से आ रहा है, इंटीग्रिटी, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी एंड विजन, यू नीड ऑल ऑफ दिस। और उसके सबके बाद लक फैक्टर भी बहुत ज़रूरी है। अगर मतलब सब कुछ है और लक फैक्टर नहीं है तो शायद आप उस ऊंचाइयों तक ना पहुंच पाए। अगर लक फैक्टर नहीं है तो अगर ये चारों चीज़ें बंदे में है तो क्या कहीं वो पहुंचेगा? और लक भी, अगर ये चारों हैं तो लक भी आ ही जाता है। लक भी आ ही जाता है, एक बार नहीं तो दूसरी बार आएगा, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार आएगा। आपका यशपाल जी सक्सेस मंत्रा की अगर हम बात करें, आप हमारे दर्शकों को क्या सक्सेस मंत्रा देना चाहेंगे? जो अशोक जी ने बेसिक बताया, इसके अलावा बेसिक फोकस होना चाहिए आपका, जो आप काम कर रहे हैं उस पर आप पूरा फोकस करेंगे तो आपको और सक्सेस जल्दी मिलने की उम्मीद है।
और फिर आपका, आप अगर पार्टनर है सपोज, तो आपका दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट सेम होना चाहिए। क्या होता है, बहुत पार्टनर्स बनते हैं, उनके अलग अलग इंटरेस्ट हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं, तो उसमें फिर सक्सेस में प्रॉब्लम आती है। अगर एक ही इंटरेस्ट है तो उसमें सक्सेस जल्दी मिलती है। चलिए अशोक जी और यशपाल जी, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। और आप जैसी ही हस्तियों से जब हम इस प्रोग्राम को करते हैं तो जो दर्शक सीखते हैं वो सीखते हैं, हमें भी काफ़ी सारी जानकारी मिलती है और आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड के अशोक अग्रवाल और यशपाल मेहंदीरत्ता। आपने जानी इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी कि किस तरह से एक सिंपल सीए से इतनी बड़ी कंपनी बनाने में ये लोग कामयाब हुए। हर एपिसोड का समापन एक मैं जोश भरी कविता से करता हूं और इस बार भी मैं आपके सामने एक बहुत ही जोश भरी कविता लेके आया हूं जो आपको प्रेरणा देगी। सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो मन में हो वो ख्वाब ना तोड़ना, हर कदम पे मिलेगी कामयाबी तुम्हें, हर कदम पे मिलेगी कामयाबी तुम्हें, बस सितारे छूने के लिए कभी जमीन ना छोड़ना। अगर आपको भी लगता है कि आपकी कहानी लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है और आप चाहते हैं कि हम सुने आपकी कहानी आप ही की जुबानी, तो फोन उठाइए और टाइप कीजिए विनर्स स्पेस अपना नाम और भेज दीजिए 9999312345 पर। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। आज के लिए लेता हूं मैं आपसे इजाजत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नई प्रेरणा भरी कहानी के साथ, नए विनर के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।